नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ईदगाह। पाठ का नाम क्या है? ईदगाह। ईदगाह यानी क्या है बेटा? बोलो। ईदगाह, जब ईद होती है मुसलमान भाइयों की, ईद यानी त्यौहार, तो वो लोग नमाज़ करने जाते हैं एक स्पेशल सी जगह पर। उस जगह को हम ईदगाह कहते हैं। समझ में आया? ईदगाह यानी। तो इस ईदगाह पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद। तो हम पहले जानते हैं उन्मुखीकरण। देखिए बच्चों, यहाँ पर उन्मुखीकरण। पथितों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथितों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नवफूलों की माला। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नवफूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। अब हम जानते हैं इसका अर्थ। इस उन्मुखीकरण का क्या अर्थ है? देखिए बच्चों, पथिक यानी बाटसारी। जलती दोपहर अंटे मंडू टेंडलु। पथितों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। जब कोई भरी दोपहर में बाटसारी पथिक कहीं जाता है तो उसे छाया की आशा होती है। उसे लगता है कि मैं किसी पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा आराम करूं। तो वो छाया हमें कौन देता है? पेड़ देते हैं। कौन देता है? पेड़ देते हैं। చెట్లు మనకు ఎల్లప్పుడూ నీడను ఇస్తాయి। खुशबू भरे फूल देते हैं। और क्या देते हैं पेड़ हमें? सुगंधम निंडिना पुव्वुलु। हमको नवफूलों की माला। और क्या देते हैं हमें? కొత్త కొత్త పూల మాలను మనకు ఇస్తాయి చెట్లు। त्यागी तरुओं के जीवन से। त्यागी यानी क्या? त्यागधनुलैना। त्यागम समर्पण। तरु यानी पेड़ చెట్లు। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। यहाँ पर पेड़ को त्यागी क्यों कहा गया है? पेड़ हमें छाया देते हैं, इसलिए वो त्यागी कहलाते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे। उस पेड़ को आधार मानकर हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी कुछ देना चाहिए। जैसे पेड़ हमें छाया देते हैं, वैसे हमें भी कुछ देना चाहिए। समझ में आया बच्चों उन्मुखीकरण? अब हम जानते हैं इसके प्रश्न। देखिए बच्चों, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? पथितों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? पेड़ से मिलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? हमें नव फूलों की माला देते हैं। कौन देते हैं? खुशबू भरे फूल। हम फूलों की माला बनाते हैं ना, उससे कहते हैं नव फूलों की माला बनाना। तीसरा प्रश्न देखिए, हम भी तो कुछ देना सीखे। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्यों कहा होगा बोलिए? जैसे पेड़ हमें छाया देते हैं, वैसे हम भी तो कुछ देना सीखना चाहिए हमें भी। प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे सब कष्ट सहकर प्राणियों को सुख पहुंचाने में तत्पर रहते हैं। वो हमेशा हमें ठंडी छाया देने में, हवा देने में तत्पर रहते हैं। परोपकार भावना से वो सब कुछ देते हैं। वो हमें छाया देते तो बदले में कुछ मांगते हैं क्या? नहीं मांगते, सिर्फ वो त्याग करते हैं, वो देते हैं। हम मानवों को भी उनसे कुछ देना सीखने का संदेश मिलता है। यानी हमें भी कुछ देना चाहिए, ऐसा संदेश मिलता है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा होगा। समझे बच्चों? अब हम जानते हैं इसका उद्देश्य। देखिए, कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भावना व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। यानी देखिए, यहाँ पर
कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना అంటే విద్యార్థులలో కథా రచన కళను వికసింపచేయటం, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना, పిల్లలలో త్యాగము, సద్భావన, వివేకము వంటి అనుభూతులతో కూడిన కర్తవ్యమును తెలిపేటి గుణములను వికసింపచేయుట ఈ కహానీ యొక్క ఉద్దేశం. समझ में आया बच्चों? अब हम जानते हैं इसका विधा विशेष. कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है. कहा का आशय है कहना से है. किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है. कहानी शब्द किन दो धातुओं से बना है? कह और आनी, ये दो शब्दों से बना है कहानी. कह का मतलब क्या है? कहना. आनी का मतलब बताना, किसी घटना को एक सुंदर ढंग में प्रस्तुत करना. अब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, आज हमारे स्कूल में ये हुआ वो हुआ, वो हम एक कहानी की तरह समझाते हैं ना, इससे कहानी विधा कहते हैं. अब हम जानते हैं लेखक परिचय. देखिए लेखक कौन है, बोलिए. प्रेमचंद जी. प्रेमचंद, लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद. देखिए बच्चों, प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ. कब हुआ प्रेमचंद का जन्म? वो किस घराने के थे? गरीब घराने के थे. कहाँ पर हुआ इनका जन्म? काशी में 31 जुलाई को 1880 में हुआ. इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था. इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया. इन्होंने क्या पढ़ाते हुए मैट्रिक पास किया? ट्यूशन्स. हम ट्यूशन्स लेते हैं ना बच्चों की, वो वैसे ट्यूशन्स लिया करते थे प्रेमचंद. तो ऐसे ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपना मैट्रिक यानी एसएससी पास किया तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया. फिर वो काम पे लग गए मैट्रिक पास करके. फिर नौकरी करते करते उन्होंने क्या किया? बीए पास किया. इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 250 कहानियों की रचना की. इन्होंने लगभग 1 दर्जन यानी 12. हम देखते हैं ना, केले हम मांगते हैं 1 दर्जन केले दो करके, तो उस दर्जन में कितने रहते हैं केले? 12 रहते हैं. तो इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास यानी 12 उपन्यास और 250 यानी 250 कहानियों की रचना की. इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है इन्हें? उपन्यास सम्राट. इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है. कहाँ पर संकलित है इनकी कहानियाँ? मानसरोवर शीर्षक से. कितने खंडों में है? 8 खंडों में. गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. ये सब इनके प्रमुख उपन्यास है, याद रखो बेटा सब लोग. इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है. इनकी कौन सी कहानियाँ प्रमुख है? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ये 3 कहानियाँ प्रमुख है. उनका निधन सन 1936 में हुआ. कब हुआ उनका निधन? 1936 में हुआ. ये है प्रेमचंद का लेखक परिचय. समझ में आया बच्चों?